हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद है, फैकल्टी बायोलॉजी मेडो क्लासेस। आज मैं आपका सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपका चैप्टर का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी से। ठीक है ना, साइटोलॉजी से अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और इन दोनों के डिफरेंट मतलब होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर द ब्रांच ऑफ साइंस। साइटोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को ही डिनोट करता है। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर along with function, along with reproduction और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल। ठीक है ना, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल। इसे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग कहेंगे तो स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी और लाइफ साइकिल की बात करते हैं। फिजियोलॉजी में फंक्शन आ जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ सेल। ठीक है ना, सेल क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक डिफिनेशन अगर हम लोग लेते हैं तो क्या कहते हैं? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ये हमने 6th क्लास से रट रखा है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, हम यहाँ पर बात करते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, of all living organism. That's why we used to call cell the unit of life. ठीक है ना फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बने हुए हो सकते हैं, एक ही सेल से बने हुए हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे मोनेरन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटिस्टेंस होते हैं। ये सब वर्ड जो है आप कहाँ पर सुनेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सुनेंगे। ठीक है ना, तो उसमें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा मैं बात करूंगा बहुत सारे मोनेरन्स के अलावा, मोनेरा के जो ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें मोनेरन्स कहते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा भी अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे गैमेट्स के बारे में अगर बात करूं, प्लांट एंड ह्यूमन के गैमेट्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिंगल सेल के होते हैं, सिंगल सेल लाइफ परसिस्ट करते हैं वो सब। जैसे कि ह्यूमन के अंदर बात करेंगे तो स्पर्म सिंगल सेल है, ओवम सिंगल सेल है, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? एक ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है ना, इस तरह से बात करते हैं तो ये सब क्या है? ये सिंगल सेल है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो यहाँ पर तो ये सारे के सारे हम सेल बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? ये हो सकता है एक मोनेरा हो सकता है। मोनेरा के ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मोनेरास होते हैं जो कि एक ही सेल के लाइफ में, एक ही सेल के फॉर्म में अपना पूरा का पूरा लाइफ गुजारते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है ना, अब सोचिए ऐसे भी और ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि मल्टीपल सेल्स से मिलकर के बने हुए हों। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो मल्टीपल सेल्स से मिलकर के बने हुए हों, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये देखिए यहाँ पर तो मैं बस एक सिंपल सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे करके ये बहुत सारे सेल्स एक साथ आकर के जुड़े हैं, और अगर ये अभी एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में रह रहा है तो इसे हम लोग मल्टी सेलुलर फॉर्म कहेंगे। ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की अगर बात करेंगे, जैसे कि प्लांट बॉडी की बात करेंगे, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक अमीबा की, अभी यहां पर हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया की। ठीक है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा होते हैं जो कि एक ही सेल के फॉर्म में अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल गुजारते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई बहुत सारे सेल के साथ मिलकर के एग्रीगेशन में अपना लाइफ फॉर्म गुजार रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये एक हाइड्रा है। ठीक है ना, ये एक हाइड्रा है।
ये एक हाइड्रा है और ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना हुआ है और इसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, कब जाकर के हम उसे सेल कहेंगे, स्पेशली लिविंग सेल कहेंगे, ठीक है ना। डेड सेल भी कहते हैं, लेकिन डेड सेल के लिए जो क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पर आपको लिविंग सेल एक्सप्लेन करने के बाद आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये बातें डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी कि रॉबर्ट हुक साहब ने जो देखा था वो क्या था एक्चुअली, ठीक है ना। और ये इसके बारे में हम लोग आइए बात करते हैं। अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर पहला आता है कि इट मस्ट कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मस्ट कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक और बात कहते हैं, क्या, सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री क्या होता है, ये सेल बाउंड्री क्या होता है, हम जानते हैं। यहाँ पर जैसे कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक अभिषेक नाम के लड़के का कोई प्लॉट है, ये बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, और यहाँ पर कहीं पर अभिषेक नाम के लड़के का कोई एक प्लॉट है, ठीक है ना। तो हम ऐसे तो नहीं जान पाएंगे कहाँ पर प्लॉट है, तो क्या करेगा वो क्या करेगा, अभिषेक नाम का लड़का जो है वो क्या करेगा, अपनी जमीन पर जाएगा और अपनी जमीन को नाप करके वहां पर एक बाउंड्री दिलवा देगा। अपने आप को अपने जमीन के चारों तरफ क्या करेगा, बाउंड्री दिलवा देगा। अब जा करके आप बिल्कुल इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि ये अभिषेक का जमीन है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है सेल की बाउंड्री। वो क्या होती है, सेल की बाउंड्री, सेल बाउंड्री। इस सेल बाउंड्री के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। इस सेल बाउंड्री के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक जो सबसे एसेंशियल टाइप है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सेल वॉल हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सबसे ज्यादा एसेंशियल मेम्ब्रेन है, ये होगा तो होगा, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल लेमिली भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ये सब हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग इसे देखते हैं, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। मैं कहीं कहीं पर शॉर्ट में इसको पीएम भी लिखा करूंगा, तो आप लोग मेंशन कर लोगे उसे, ठीक है। दूसरा है सेल वॉल और तीसरा है ग्लाइकोकैलिक्स। ये और भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, ये और भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जो सबसे एसेंशियल फॉर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगा तो होगा, ठीक है ना। तभी जाकर के हम एक सेल को डिफाइन कर पाएंगे, यानी कि सबसे पहली उसकी डिफाइनिंग क्या चाहिए, हमें उसकी बाउंड्री चाहिए। ये रही उसकी बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में, अब हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना। आइए दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, अभी आपने कहा कि ये सेल है, चलिए ठीक है, हमने मान लिया सेल है, ठीक है ना। आपने कहा कि ये सेल बाउंड्री है, हमने मान लिया सेल बाउंड्री है। अब आप कहोगे कि साइटोसोल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एक सॉल्यूशन फॉर्म है, सॉल्यूशन फॉर्म है। कहां पर, साइटो वर्ड यूज किया जाता है, किसके लिए, साइटो वर्ड यूज किया जाता है सेल के लिए। सेल के अंदर जो सॉल्यूशन फॉर्म है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। देखिए कितना इजी हो गया, सेल के अंदर भरा हुआ एक सॉल्यूशन फॉर्म, इस सॉल्यूशन फॉर्म को हम लोग क्या कह रहे हैं, साइटोसोल कह रहे हैं, साइटोसोल। चीफली अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा मेनली इस साइटोसोल में क्या प्रेजेंट होता है, इस साइटोसोल में सबसे ज्यादा मेनली जो प्रेजेंट होता है वो है वाटर। इसीलिए तो हर जगह, बहुत सारे जगह पर आपको देखने के लिए स्लोगन मिल जाता हुआ कि जल ही जीवन है। जब तक यहाँ पर साइटोसोल है ये सेल लिविंग है, जैसे ही इस साइटोसोल को हमने हटा दिया ये सेल मर जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्लियरली डिफरेंशिएट हो रहा होगा कि जब हमको लिविंग कहना होगा तो हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे, और जब ये डेड कहेंगे तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ चीजें ऐड होंगी, ठीक है ना, कि अगर किसी सेल को लिविंग कहने के लिए हमें इसमें और भी कुछ कुछ चीजें ऐड करनी होगी। तीसरा है जेनेटिक मटेरियल, तीसरा है जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर न्यूक्लियस की फॉर्म में, चाहे वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो चाहे फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो। अब फिर से एक लोचा फंस चुका है ना। आप कहेंगे कि सर ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है,
फिर से वही बात, जैसे सेल को आपने डिफाइन करने के लिए सेल बाउंड्री लगाई, उसी तरह से न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए आप बाउंड्री लगाओगे, है ना। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर न्यूक्लियस के ऊपर में एनवेलप है तो आप उसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हो, अगर न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप नहीं है तो आप इसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं कहते हो, है ना। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है चाहे नहीं है, ठीक है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है चाहे नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना भी हो तो भी जेनेटिक मटेरियल अगर किसी फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये सेल लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, यानी कि साइटोसोल भी चाहिए, सेल बाउंड्री भी चाहिए और जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए। अब साथ साथ में एक और चीज चाहिए, वो है राइबोसोम। वो क्या है? वो है राइबोसोम। वो क्या है? ये रहा, ये है राइबोसोम, है ना। और ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, और यही क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल। ये क्रोमोसोम क्या पजेस करता है? जेनेटिक मटेरियल पजेस करता है, ठीक है ना। तो आइए अगर आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके पास हमने लिविंग होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। पहला, इसके पास सेल बाउंड्री होनी चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा एसेंशियल है। इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए? इसके पास साइटोसोल होना चाहिए, फिर इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए डिफाइंड, और राइबोसोम होना चाहिए, जिसे कि है राइबोसोम को हम लोग और क्या कहते हैं? याद कीजिए, आपने पढ़ा है, राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसे, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं किसे? राइबोसोम को। तो जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा सेल सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लिविंग सेल कहने के लिए हमें इतने सारी चीजें चाहिए। तो कहोगे सर डेड सेल कहने के लिए क्या चाहिए? अभी रॉबर्ट हुक साहब का मैं आपको डिस्कवरी दिखा देता हूं, आप समझ जाओगे कि डेड सेल होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ नहीं चाहिए वहां पर, बस सेल का खोल भी प्रेजेंट रहेगा तो हम उसे डेड सेल कह सकते हैं। अब आप क्लियरली बता सकते हो कि इसमें से क्या क्या हटाएंगे तो ये डेड सेल रहेगा। सेल बाउंड्री हटाओगे? नहीं, वो सेल का डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है ना। हम लोग सेल बाउंड्री नहीं हटा सकते हैं, सेल बाउंड्री हटा देंगे सेल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, है ना। क्या हटा सकते हैं? हम लोग हटा सकते हैं न्यूक्लियस, साइटोसोल, राइबोसोम, है ना। तो ये क्या रहेगा? ये एक डेड सेल की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा लेकिन सेल रहेगा। लिविंग होने के लिए हमारे पास ये चार क्राइटेरियाज हैं, ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स फिल होने चाहिए, तभी जाकर के हम उसे क्या कहेंगे? एक लिविंग सेल कहेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट बात करते। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जैसे कि हमने सेल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा, यहाँ पर हम एक नोट देखेंगे। ये नोट आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और भी जगह नीट के पॉइंट्स होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लाइन पूछा जा चुका है कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है ना। एक सेल के जब तक कि उसके सारे के सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर को जब तक कोई सेल फुलफिल नहीं करता है, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, वो अपना इंडिपेंडेंट लिविंग एंश्योर नहीं कर सकता है। कहीं कहीं पर हमें कुछ सेल्स ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे जिसके पास की न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ह्यूमन का जो मैच्योर आरबीसी होता है वो सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है ना, सॉरी, वो न्यूक्लियस पजेस नहीं करता है। जैसे कि प्लांट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर भी जो है सिव सेल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस पजेस नहीं करते हैं, लेकिन अलोंग विद अदर सेल्स ये सारे के सारे सेल्स सर्वाइव करते हैं क्योंकि एक सिस्टम में है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इंडिपेंडेंट लिविंग की बात हो रही है। तो इंडिपेंडेंट लिविंग वो सेल एंश्योर नहीं कर सकता जब तक कि वो लिविंग सेल होने के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर देता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट सेल ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है ना। ये डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है ना। कहां पर देखा गया था इसको? क्वेरकस सुबर एक प्लांट होता है जिसे कि हम लोग कॉर्क कहते हैं या फिर ओक कॉर्क कहते हैं, ठीक है ना। इससे इस प्लांट से जो वुड ऑब्टेन किया गया था उस वुड में उन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। और ये सेल कैसा था? इस सेल में सेल वॉल तो था,
ठीक है ना। लेकिन इस सेल में क्या नहीं था, सेल बाउंड्री थी, सेल बाउंड्री तो एसेंशियल है, हम जानते हैं वो होता ही होता है, ठीक है ना। उसमें क्या नहीं था, उसमें साइटोसोल नहीं था, उसमें बाद बाकी लिविंग के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, और इन्होंने जो सेल देखा था वो इस फॉर्म में था। आप, मैं इधर से लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ये हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन की फॉर्म में बहुत सारे सेल्स इस तरीके से इन्हें अरेंज मिले, रेगुलर हेक्सागोन की फॉर्म में, है ना। आप कहोगे सर कितने सारे बनाते जा रहे हो आप तो, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो सेल इन्होंने देखा था, चूंकि इन्हें ये कैसा लगा, ये लगा एक एक कोठड़ी के जैसा, एक एक खोली के जैसा, है ना। जैसे कि इन्होंने, ये कहां पर रहते, मोनेस्ट्री में इनके फादर थे, और ये मोनेस्ट्री में इन्होंने क्या देखा था, सेल देखा था। उन जो बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्क कहते हैं, और उन मॉन्क्स के रहने का जो जगह था, मोनेस्ट्री कहते हैं उसे, उस मोनेस्ट्री में बहुत सारे कमरे बने हुए थे। तो ये कमरे एक दूसरे से सटे हुए और लगातार एकदम सीरीज में बने हुए थे, और इन कमरों को देखते हुए इन्हें, उनको, उन कमरों को क्या कहा जाता था, सेल कहा जाता था। और यहाँ पर ये भी उन्हें कुछ ऐसा ही अरेंज मिला, तो इन्होंने इसे भी क्या नाम दिया, इसे नाम दिया सेल, ठीक है ना, सेल। और ये इन्होंने कहां पर पब्लिश किया था, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, ध्यान रखेंगे उस बुक का नाम, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने इस डिस्कवरी के बारे में बताया था। ऐसा नहीं था कि रॉबर्ट हुक साहब ने सिर्फ और सिर्फ क्वेर्कस सुपर पर डिस्कवरी की, इसके अलावा इन्होंने माइट्स को देखा, इसके अलावा इन्होंने फ्लियाज को देखा। फ्लियाज समझते हैं आप लोग, वो छोटे छोटे जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं उन्हें फ्लियाज कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम, उसे भी देखा, और भी बहुत सारे जीवों के बारे में, जिसे इन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, अपने हाथों से बनाया हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि 3 लेंस से मिलकर के बना हुआ था, उससे ये देखते थे। तो ये जितना विजुलाइज कर पाते थे सबके बारे में क्या करते, तो उस बुक में मेंशन करते थे। हालांकि उस टाइम पर, जिस टाइम पर इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, वो समय क्या था, 1665। कितना पहले का समय था, सोचिए आज के समय के हिसाब से सोचिए, लगभग ये 400 साल पहले, ठीक है ना। तो उस समय पर इन्होंने जो डिस्कवरी की, तो उस समय क्या इन्हें सुनने के लिए मिलता था, इन्हें जगह जगह ताने सुनने के लिए मिलते थे। और उस समय के एक मशहूर कॉमेडियन थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने इन्हें कहा था अ शॉट हु स्पेंट 2000 यूरोज इन द माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। 2000 यूरो लगे थे इन्हें वो माइक्रोस्कोप बिल्डअप करने में, और उन्होंने इसे मजाक बनाते हुए सबके सामने रॉबर्ट हुक का मजाक बनाया गया था। और कहा जाता था, शॉर्ट का मतलब होता है फूल, एक ऐसा स्टूपिड, एक ऐसा फूल जो कि 2000 यूरोज बर्बाद कर देता है एक माइक्रोस्कोप बनाने में, ठीक है ना। तो एक मूर्ख की संज्ञा दी जाने लगी थी। और बाद में हम जानते हैं कि यही डिस्कवरीज काम आती हैं। याद रखेंगे, साइंस में कभी भी कोई भी डिस्कवरी फेल नहीं होती है, ठीक है ना। ये ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि वो डिस्कवरी भले ही उन्हें कामयाब ना कर पाई हो, लेकिन वो डिस्कवरी अगर फेल्योर थी भी तो उसके कारण से अदर्स को सीख मिलती है कि ये काम ऐसे नहीं करना है, और उसे वो डिफरेंट एंगल से करना शुरू करते हैं और वो सक्सेस कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्कवरी वहां पर काम कर जाती है, इसलिए इस डिस्कवरी को भी वहां पर काउंट किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट साहब ने जो सेल देखा था, भले ही वो सेल कैसा था, वो सेल एक डेड सेल था। वो सेल कैसा था, वो डेड सेल था, लेकिन फिर भी उनकी डिस्कवरी को आज तक हम काउंट करते हैं कि फर्स्ट डिस्कवरी अगर हम पूछेंगे सेल की, तो किन्होंने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में किया। कहां किया, कॉर्क सेल में किया। प्लांट का नाम कॉर्क, क्वेर्कस सुबर, ये प्लांट का नाम है। मैं इसे सेपरेटली अंडरलाइन करता हूं क्योंकि ये एक बॉटनिकल नेम है, ठीक है ना। बॉटनिकल नेम को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, या बायोलॉजिकल नेम को, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि लेटर ऑन, बाद में
एक और साइंटिस्ट आए, डच साइंटिस्ट, ठीक है ना, ये एक डच साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, एंटोन वॉन लिवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहली बार क्या देखा? लिविंग सेल देखा, जिंदा जीता जागता सेल देखा। और वो कौन सा सेल था? वो था एक प्रोटिस्टा, वो था स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। इन्होंने इसे डिस्कवर किया कब? 1677 में। 1677 में इन्होंने अपने बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है ना। इसको इन्होंने अपने बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था, और ये दोनों ही अपने माइक्रोस्कोप में लाइट एज ए सोर्स यूज करते थे देखने के लिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाद में रॉबर्ट ब्राउन साहब आए और उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, और सेल के बारे में पूरी तरह से पुष्टि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर 1838 ईस्वी की बात करते हैं, 1838 में एक जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट, नाम था मैथियस स्लाइडन। मैथियस स्लाइडन, इन्होंने क्या एग्जामिन किया? बहुत सारे, चूंकि हैं क्या बोटनिस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है किस पर स्टडी कर रहे होंगे? प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, तो अपनी डिस्कवरी का सारा थ्योरी किस पर देंगे? प्लांट्स पर देंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया? प्लांट्स पर स्टडी की एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? सारे प्लांट को देखा कि ये सारे के सारे प्लांट जो हैं ये बहुत सारे तरह के सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं। बहुत सारे तरह के सेल्स एक साथ एग्रीगेट होते हैं, जमा होते हैं और एक डिफरेंट टाइप का टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर के एक पूरा का पूरा प्लांट बना देते हैं, ठीक है। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। फिर 1839 में, लगभग एक ही समय की बात थी, एक साल का अंतर हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन डिस्कवरी का जो टाइम दिया गया है वो टाइम हम फिर भी मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो 1839 में ब्रिटिश जूओलॉजिस्ट यानी कि इन्होंने किस पर स्टडी की होगी? एनिमल्स पर, ठीक है ना। एनिमल्स पर स्टडी की थी, नाम था थियोडोर स्वान, ठीक है, थियोडोर स्वान। और इन्होंने स्टडी की डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ध्यान रखेंगे बाद में इन्होंने प्लांट पर भी स्टडी की, ये देखने के लिए कि क्या जो फाइंडिंग मुझे एनिमल सेल में मिल रही है क्या वही प्लांट सेल में भी मिल रहा है। तो इन्होंने जो डिस्कवर किया वो हम देखेंगे। तो इन्होंने एनिमल सेल पर डिस्कवरी की एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, जिसे कि हम लोग नाउअडेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे एनिमल सेल्स के पास एक थिन आउटर लेयर था, एक थिन आउटर लेयर था, जिसे कि हम लोग आज क्या कहते हैं? इसे हम लोग आज कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। He also concluded that presence of cell wall is a unique characteristics of plant cell, ठीक है ना। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस बात को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्यों? इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पर स्टडी की, उनका सेल निकाल करके देखा और देखा कि हर एक प्लांट सेल के पास एक चीज जो सबसे एसेंशियली प्रेजेंट है वो है उसका सेल वॉल, जबकि यही चीज किसके पास एब्सेंट था? वो एब्सेंट था एनिमल सेल्स के अंदर, है ना। एनिमल सेल्स के अंदर ये चीज एब्सेंट थी, जबकि प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट था। इसीलिए इन्होंने कहा कि प्लांट सेल्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या? उसका सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेटर स्वान प्रोपोज्ड अ हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक परिकल्पना की ऐसा मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं और ये चीज अभी पूरी तरह से प्रूफ है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा है। उन्होंने एक हाइपोथेसिस निकाला और कहा दैट the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells। क्यों कहा? क्यों कहा प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स? क्योंकि सेल वॉल क्या है? ये सेल का प्रोडक्ट है। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बाद में क्या होता है कि एक बार जब थियोडोर स्वान इतना सारा डिस्कवरी कर चुके होते हैं और इन्हें पता होता है कि मैथियस स्लाइडन साहब ने भी कोई डिस्कवरी की है प्लांट के बारे में, तो वो उसे डिनर पर बुलाते हैं और डिनर पे बैठते बैठते उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। वो दोनों अपनी अपनी थ्योरीज, ये दोनों अपनी अपनी थ्योरीज शेयर करते हैं और दोनों मिलकर के विचार करते हैं कि क्यों ना हम एक सेल थ्योरी बना डालें, ठीक है ना। और होता भी यही है। आइए देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसमें कि स्लाइडन एंड स्वान साहब ने
डिनर पर जो बैठ करके डिस्कस किया, एक दूसरे की थ्योरीज को देखा और उन्होंने अप्रूव किया कि हाँ चलिए हम साथ मिल करके थ्योरी बनाते हैं, सेल की थ्योरी बनाती है। और उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी दिया। और उस सेल थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या थी कि सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, ठीक है ना। अगर सेल सिंगल सेल की तरह अपना लाइफ पूरा का पूरा बिताना चाहती है और वैसे ही वो इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती हैं, तो उससे उस तरह के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर सेल कहते हैं। या फिर उस तरह के ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिसाइड करता है कि वो बहुत सारे सेल से मिल करके ऑर्गेनाइजेशन से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हो और तब जाकर के वो अपना एग्जिस्टेंस रख रहा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड हो जाता है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए होता है, उसका यूनिट चाहिए होता है एज अ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, जो कि कौन कंप्लीट करता है, एक सेल कंप्लीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा था कि सेल रिटेन्स अ डुअल एग्जिस्टेंस। डुअल एग्जिस्टेंस, डुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या, ये दो तरीके से अपना लाइफ बिताता है एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। चाहे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट एंटिटी में किसकी बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के तहत एक इंडिपेंडेंट लाइफ पोजेस करता है, ठीक है। एंड अ बिल्डिंग ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बात हो रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जहां पर ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है ना। अगर यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो डिस्टिंक्ट एंटिटी, और बिल्डिंग ब्लॉक की बात करेंगे तो कहां पर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। यहां तक ये बिल्कुल ही करेक्ट थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां पर आ गई, जहां पर इनसे पूछा गया कि सेल जो है, नया सेल बनता कैसे है। इन्होंने कह दिया कि साहब ये तो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह बनता है। क्रिस्टल बोले तो क्या, जिसका की ऑर्गेनाइजेशन एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, ठीक है ना। जिसका की जनरेशन कैसा है, एक स्पॉन्टेनियस, बस ऐसे ही बन जा रहा है, ठीक है ना। और यहीं पर ये फेल हो गए, यहाँ पर ये फेल हो गए। इन्होंने कहा कि सेल फॉर्म्ड बाय फ्री सेल फॉर्मेशन। फ्री सेल फॉर्मेशन यानी कि सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर कहीं भी बन जा रहा है, बस ऐसे ही बन जा रहा है। और यहाँ पर ये फेल कर गए, सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, फेल कर गए। और इस जगह पर एज अ हीरो एंट्री होती है किसकी, रुडोल्फ विर्कोसाव की 1855 में। 1855 में रुडोल्फ विर्कोसाव, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये वाला जो पॉइंट जो गलत हो रहा था उसको एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस वर्ड का मतलब होता है क्या, प्रेजेंट। सेलुला, ई का मतलब न्यू, और सेलुला यानी कि न्यू सेल। न्यू सेल आता है किससे, पहले से प्रेजेंट सेल से। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। और यहां पर ये बाजी मार ले जाते हैं। और इसके बाद आता है मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। आइए देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी को। मॉडर्न सेल थ्योरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है, यही बात है थियोडरसन और मैथियस स्लाइडन साहब ने भी कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये बात भी इन्होंने कही थी, ठीक है ना। जो इन्होंने नहीं की वो अब आता है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बात स्लाइडन एंड स्वान साहब ने नहीं कही थी, जो कि इंट्रोड्यूस की किसने, रुडोल्फ विर्को साहब ने। नेक्स्ट जो इन्होंने कहा, सेल कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का आदान प्रदान, ठीक है ना। जैसे कि घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई जाकर के उसकी नाक पकड़ के कहता है इसकी नाक बिल्कुल इसकी दादाजी पर है, इसकी आंखें बिल्कुल इसकी माँ पर गई हैं, इसकी लिप्स बिल्कुल इसके पिताजी पर गए हैं। इस तरह के कम्प्लीमेंट्स देते हैं, है ना। ये कम्प्लीमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं पीछे के उसके जनरेशन से रिसेंबल कर रहा है, और इससे ही रिसेंबलेंस के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं, ठीक ना। और इसके इस वाले प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम लोग हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। जब कब कब ये होता है, जब सेल का
डिवीजन हो रहा होता है, सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है ना। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये जीनोमिक मटेरियल्स डीएनए की फॉर्म में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैरेक्टर्स का आदान प्रदान कर देते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर्स का आदान प्रदान करते हैं, इसे हम लोग हेरिडिटरी कहते हैं। ऑल सेल्स आर बेसिकली सेम इन केमिकल कॉम्पोजिशन। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, कुछ कुछ इंटाइटीज में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर सेल्स एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे कॉम्पोजिशंस में बहुत सारे के सारे सेल्स जो हैं उनके केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट जो है ऑल एनर्जी फ्लो, जैसे कि इसमें कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ बोले तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। जैसे कि आपने फूड खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, वो खाना आपने चबाया और आपने दे दिया पेट को, वहां पर क्या हो जा रहा है, उसमें एंजाइम मिक्स किए जा रहे हैं और वो एंजाइम उनको तोड़ तोड़ करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्या है, ये कैटाबॉलिज्म है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये एब्जॉर्ब हो रहा है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में पहुंचा, ब्लड से ये मान लीजिए कि वहां पर प्रोटीन अब्जॉर्ब हुआ और प्रोटीन आकर के यहाँ पर मसल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ पर मसल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ये एनाबॉलिज्म है। यहाँ पर कैटाबॉलिज्म और यहाँ पर एनाबॉलिज्म हो रहा है। ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला करके हम लोग एक वर्ड कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और इसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एनर्जी की। यहाँ पर कहीं पर एनर्जी लग रही होती है, कहीं पर से एनर्जी निकल रही होती है, जैसे कैटाबॉलिज्म से एनर्जी निकलती है, एनाबॉलिज्म एनर्जी लगती है। इस एनर्जी फ्लो और ये किसके कारण से हो पाता है, बायोकेमिस्ट्री के कारण से हो पाता है, ठीक है ना, एंजाइम्स के एक्शन के कारण से हो पाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लाइफ अकर्स विद इन द सेल, ठीक है ना। ये सब कहाँ होता है, ये सब सेल के अंदर होता है। ये है मॉडर्न सेल थ्योरी, ये है उससे पहले की सेल थ्योरी जिसको कि सिर्फ एक कारण से रिजेक्ट किया गया था, बाद बाकी इसके 2 पॉइंट्स मान लिए गए थे, ठीक है। यही कारण है कि आपको मैंने बताया कि साइंस में किसी भी डिस्कवरी को फेल नहीं कहा जाता है, ठीक है ना, माना नहीं जाता है, उस थ्योरी को हमेशा संभाल करके रखा जाता है ताकि आगे के डेट में इस थ्योरी से सबक लेकर के कोई नया थ्योरी ला सके, यहाँ पर जो गलतियां हैं उन्हें सुधारा जा सके, वो कहीं ना कहीं हेल्प कर देती है नेक्स्ट थ्योरी में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं और आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, नोट करेंगे। इसमें से पहले वाली स्लाइड में जो है ना कुछ कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ से कट रही थी, तो मैंने बाद में उस स्लाइड को एडजस्ट कर दिया है। आप उस जगह को बाद में जब मैं उसको थोड़ी देर के लिए देखेंगे पहले वाले स्लाइड में कि मैं उसको थोड़ी देर पर रोकता हूं, आप उसको वहां से नोट कर लेंगे, ठीक है। आप इन सारे स्लाइड्स को रोक रोक करके लिखते जाएंगे, जब मैं बाद में हट जाता हूं तो मैंने आपको वहां पर 2-3 सेकंड का टाइम दे रखा है, वहां पर आप उसको पॉज कर देंगे और इस पूरे को नोट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।